हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना। आज की हमारी क्लास बीए पार्ट थर्ड सोशियोलॉजी की क्लास है, जिसमें कि आपका ये सेकंड पेपर है, जिसका नाम है समाजशास्त्री उपशाखाओं का परिचय। इसमें आज हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की प्रासंगिकता अथवा महत्व। तो इसका तात्पर्य है कि हमारे समाजशास्त्रीय जो दृष्टिकोण से हम वैश्वीकरण की अवधारणा का अध्ययन करेंगे, तो इसके हम सभी पक्षों का निष्पक्ष रूप से, तटस्थ रूप से अध्ययन कर पाएंगे। तो वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की प्रासंगिकता का तात्पर्य है कि वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की आवश्यकता क्यों है, उसका महत्व क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। इसी का अध्ययन आज हम अपनी इस क्लास में करेंगे। आज वैश्वीकरण की प्रक्रिया विश्व के विभिन्न समाजों को व्यापक रूप से प्रभावित कर रही है, अतः इसके अध्ययन के महत्व को समाजशास्त्रियों द्वारा स्वीकार किया जाने लगा है। वैश्वीकरण पर जितना साहित्य लिखा गया है, सैद्धांतिक एवं विश्लेषणात्मक आधार पर या तो वह पर्याप्त नहीं है या उससे संबंधित शोध पर आधारित निष्कर्षों की बहुत कमी है। वैश्वीकरण एक नए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता अब अनुभूत होने लगी है। वैश्वीकरण के बारे में प्रस्तुत किए गए अभी तक के समाजशास्त्रीय सिद्धांत सूक्ष्म एवं वृत्त उपागम पर आधारित हैं, जिनमें समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य केवल कुछ लेखकों जैसे रोलैंड रॉबर्टसन, जॉर्ज रिट्जर, अल्रिक बेक, एंथनी गिडन्स, मैनुअल कैसल्स की रचनाओं तक ही सीमित है। इन लेखकों ने भी वैश्वीकरण के कुछ पक्षों पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया है। इनकी रचनाओं व लेखों से वैश्वीकरण की एक तटस्थ व संपूर्ण तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पाती। इन दशाओं के बीच वैश्वीकरण का समाजशास्त्र ही एक ऐसा रचनात्मक तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण विकसित कर सकता है, जिसके आधार पर इस प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों से संबंधित निहित और प्रकट कारणों और परिणामों को समझा जा सके। तो अग्रबिंदुओं के अंतर्गत वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की प्रासंगिकता अथवा महत्व को स्पष्ट किया गया है। नंबर 1 है, वैश्वीकरण से संबंधित शोध कार्यों को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। आज वैश्वीकरण से संबंधित सैद्धांतिक अवधारणाओं की भरमार है, किंतु तथ्यों पर आधारित शोध कार्यों की बहुत कमी है। अनेक लेखकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते हुए प्रवास से स्थानीय दूरी में होने वाली कमी को वैश्वीकरण का एक प्रमुख लक्षण माना है। इसके बाद भी इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है कि उन व्यक्तियों का वास्तविक प्रतिशत क्या है जो अपने देश से बाहर जाकर आर्थिक साधन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं अथवा शिक्षा के लिए अपने बच्चों को देश से बाहर भेजते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास केवल समाज के अभिजन वर्ग तक ही सीमित है अथवा सामान्य वर्ग के लोग भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ते हैं। उन दशाओं के प्रभावों का अध्ययन भी नहीं किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के द्वारा इन सभी क्षेत्रों में नए शोध कार्यों द्वारा इस प्रक्रिया से संबंधित वास्तविक तथ्यों का सही मूल्यांकन करना संभव है। दूसरा पॉइंट है हमारी इसकी जो महत्व है वैश्वीकरण के समाजशास्त्र का, उसका दूसरा पॉइंट है, अभी तक वैश्विक आधार पर किए जाने वाले अधिकांश अध्ययनों की प्रकृति तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक रही है। वैश्विक प्रक्रियाओं को समझने के लिए अध्ययन की नई पद्धतियों, नवाचारों और एक तटस्थ दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह एक विडंबना है कि आज संकीर्ण राष्ट्रवाद पर आधारित अध्ययन के दृष्टिकोण के प्रभाव को दूर करना आवश्यक है। अधिकांश राजनीति विज्ञानी तथा अर्थशास्त्री अध्ययन की परंपरागत विधियों द्वारा ही वैश्वीकरण की व्याख्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के द्वारा इस समस्या के समाधान करके एक अधिक तटस्थ और व्यापक परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण को समझा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार वैश्वीकरण ना तो एक पूर्णतया नई प्रक्रिया है और ना ही इसे आधुनिक संचार के आधुनिक साधनों का परिणाम कहा जा सकता है। अनेक समाज वैज्ञानिकों द्वारा वैश्वीकरण की व्याख्या तकनीकी निर्धारणवाद जैसे कि इंटरनेट के उपयोग तक ही सीमित कर दी गई है। ऐसे विचारक कुछ विशेष मान्यताओं से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। वैश्वीकरण का समाजशास्त्र इस तथ्य पर बल देता है कि वैश्वीकरण को समझने के लिए एक अंतर अनुशासनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके साथ ही वैश्वीकरण की वास्तविकता को समझने के लिए अतीत और वर्तमान के वैश्वीकरण की प्रकृति तथा इससे संबंधित प्रक्रियाओं को भी तुलनात्मक आधार पर समझना आवश्यक है। इस मनोवृत्ति का विकास वैश्विक प्रक्रियाओं के बारे में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को अपनाकर ही किया जा सकता है। नंबर 4 है,
वैश्वीकरण से संबंधित अधिकांश सिद्धांत पश्चिमीकरण की संकीर्ण मान्यताओं पर ही आधारित हैं। इनके द्वारा उन सांस्कृतिक विशेषताओं तथा उत्पादों की अवहेलना की गई है जिनका संबंध एशियन वैश्वीकरण से है। इस दृष्टिकोण से पश्चिमी देशों तथा एशिया के देशों द्वारा वैश्वीकरण में किए जाने वाले सहभाग की समन्वित प्रकृति को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ही समझा जा सकता है। पांचवा पॉइंट है हमारा, आनुभाविक स्तर पर वैश्वीकरण केवल आर्थिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण तक ही सीमित नहीं है। वैश्वीकरण का वास्तविक लक्ष्य एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से है जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा व युद्धों का समावेश न हो, मानव जीवन की सुरक्षा में वृद्धि के साथ भुखमरी को समाप्त किया जा सके और एक ऐसा स्वस्थ पर्यावरण विकसित हो जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सके। सभी देशों के लोगों के लिए आवास की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा प्राकृतिक विपत्तियों से छुटकारा वैश्वीकरण की प्रक्रिया का वास्तविक लक्ष्य है। छठा पॉइंट है हमारा, वर्तमान दशाओं में वैश्वीकरण की पहली प्राथमिकता पर्यावरण का संरक्षण करना है। पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण के कारण आज वैश्विक ताप में जिस तरह वृद्धि हो रही है, यदि उसे जल्दी नियंत्रित नहीं किया गया तो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी और सैकड़ों बड़े बड़े नगरों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आज 21वीं शताब्दी में विभिन्न समाजों के बीच बढ़ती हुई असमानताओं, सामाजिक विघटन, हिंसा तथा पारिस्थितिकीय विनाश ने संपूर्ण विश्व के सामने आर्थिक संकट की दशा पैदा की है। गरीब देशों में तेजी से बढ़ती निर्धनता, लैंगिक असमानताओं तथा उपभोक्तावाद किसी न किसी रूप में वैश्वीकरण के ही परिणाम हैं। इन समस्याओं के समाधान करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका एक ऐसे सेना नायक की तरह है जो शांति को बनाए रखने का प्रयत्न तो कर सकता है, लेकिन शांतिपूर्ण दशाओं का निर्माण स्वयं नहीं कर सकता। स्वाभाविक है, जब तक हम अपने कुछ आधारभूत सार्वभौमिक और मानवतावादी मूल्यों को पुनर्स्थापित नहीं करते, तब तक वास्तविक अर्थों में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण नहीं बना सकते। वैश्वीकरण के रूप में एक समतावादी व सहनशील विश्व का निर्माण तभी संभव है जब सभी देश व्यावहारिक रूप से मानव अधिकारों को मान्यता दें। वैश्वीकरण का समाजशास्त्र एक ऐसे विशेष दृष्टिकोण पर आधारित होने के कारण इन सभी क्षेत्रों में रचनात्मक सहयोग करने में, योगदान करने में समर्थ है। तो इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया अपनी क्लास में कि वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की आवश्यकता क्यों है, उसका महत्व क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्यों है, क्यों जरूरी है कि एक वैश्वीकरण का समाजशास्त्र नामक विषय होना चाहिए जिसे कि संपूर्ण रूप से वैश्वीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करना चाहिए। तो ये हमने आज अपनी क्लास में अध्ययन किया। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।